Diffraction, the event of bending of waves, light or sound due to obstacle is called diffraction. मान लो किसी फील्ड में एक बड़ा सा वॉल हो और वॉल के एक तरफ हम साउंड क्रिएट करें और दूसरी तरफ हमें सुनाई दे, तो वॉल तो ऑब्स्टेकल का काम कर सकता है, लेकिन यदि दूसरी तरफ यदि आया साउंड तो वो एज पे टर्न लिया हो, तो एज पे जो लाइट रे का या साउंड वेव का टर्न लेना है कहीं पर, उसके लिए टर्म यूज करते हैं डिफ्रैक्शन। ये मुझे याद आता है कि एक राजस्थान बोर्ड में किसी जमाने में बहुत डिटेल था। सीबीएसई बोर्ड में मुझे कभी बहुत डिटेल याद नहीं आ रहा, और केवल एक फॉर्मूला पे जनरली क्वेश्चन देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ रहा है अपना। उसमें आता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? तो अभी तक जो आप देखते थे, कई सोर्स, एटलीस्ट दो सोर्स आप रखते थे, S1 S2, और तब इंटरफेरेंस होता था। हुआ ये, अब S1 S2 के बदले केवल S है। ये कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड में आपने एक स्लिट क्रिएट किया और सामने स्क्रीन है। तो सामने स्क्रीन है तो देखा ये गया कि यहां भी ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंज पैटर्न मिल रहे हैं। तो एक स्लिट से फ्रिंज पैटर्न कैसे मिल रहा है, ये तो ट्रिकी हो गया, क्योंकि दो वेव होते थे तब तो आप इंटरफेरेंस देखते थे, यहाँ तो एक ही स्लिट है। तो एक ही स्लिट में ये ब्राइट डार्क का किस तरह पैटर्न बन रहा है, ये कहलाता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। वर्ड डिफ्रैक्शन आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास दो सोर्स नहीं है। अब एक ऑब्स्टेकल है और सामने स्क्रीन पे, वैसे तो लाइट रे को स्ट्रेट जाना चाहिए, केवल सामने लाइट पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी यदि हमें ब्राइट डार्क का स्पॉट मिल रहा है, तो एक तो लाइट गई, इसका मतलब है शार्प एज पे टर्न लिया, और दूसरा कि वहां पैटर्न बन गया ब्राइट डार्क। तो आखिर उसे कैसे जस्टिफाई किया जाए? तो उसके लिए ऐसे सोचा गया, मैं ये डायग्राम पेज चेंज करूं, यदि हम लोग इस स्लिट को थोड़ा जूम करके देखें, तो एक वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट्स होंगे, एक वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट्स होंगे, क्या वो सारे सोर्स का काम करेंगे? वो याद है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। यहाँ कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। ये स्लिट का विड्थ मान लेते हैं ए, क्योंकि डी अब वो तो होता था दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और सामने वाले स्क्रीन के लिए हमने वही यूज किया, कैपिटल डी। और अब
इवेंट तो हो चुका, ब्राइट डार्क हमें दिख गया, हमें एक्सप्लेन करना है कि पोजीशन कैसे डिसाइड किया जाए। तो आसान है इस बात को ऑब्जर्व करना कि पहला जो थीटा एंगल पे डार्क बना, उसके पोजीशन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या किया गया कि आपने दो टुकड़े कर दिए इस स्लिट के, और पेयर में एक एक सोर्स चुनेंगे, एक ऊपर वाले स्लिट के और एक नीचे वाले स्लिट के, और करेंगे क्या, उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले वाले स्लिट का पहला पॉइंट ले लिया, और नीचे वाले जो स्लिट है A/2 का, उसका भी पहला पॉइंट ले लिया टॉप का, और दोनों जगहों से रेज लाए। और इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा दिया। यदि दोनों जगहों से आने वाले रेज का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इसका मतलब है कि इनका जो पाथ का डिफरेंस है ये डेल्टा एक्स। क्या लिख लेंगे आप, A/2 साइन थीटा। और ये क्या किसके बराबर हो जाना चाहिए, λ/2। यदि ये λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया और डार्क बना। तो आप कहोगे कि सर ये तो केवल आपने दो सोर्स का किया, अभी तो इनफाइनाइट है। तो मुझे ये बताओ, यदि मैं इस सोर्स से जस्ट नीचे वाला पॉइंट लेता हूं, एक ये और उसके नीचे वाला भी एक ये, उनके बीच में भी डिस्टेंस होगा ये भाई, उनका भी पाथ डिफरेंस आ जाएगा यही λ/2 साइन थीटा, A/2 साइन थीटा। और यदि वो फिर वो भी λ/2 हो जाएगा, उनका भी डिस्ट्रक्टिव। तो आप जब ऊपर वाले A/2 का आखिरी पॉइंट लेंगे और नीचे वाले A/2 का भी आखिरी पॉइंट लेंगे, तब भी क्या होगा, उनके बीच में फेज डिफरेंस A/2 साइन थीटा, वो भी λ/2 हो गया, उनका भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सोचो, इनफाइनाइट वेक्टर थे और वो पेयर में आपको दिख रहे हैं, और पेयर में वो कैंसिल होते जा रहे हैं, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट जो पाथ डिफरेंस, हर एक दो का पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल है, हर एक दो का इंटरफेरेंस क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव। तो इस तरह यहाँ डार्क 1 बना, और डार्क 1 के लिए क्या कंडीशन आ गया, डार्क 1 के लिए फॉर डार्क डेल्टा एक्स हमने देखा λ/2, इससे हमें पता चल गया A साइन थीटा λ/2 के बराबर, A साइन थीटा λ/2 के बराबर। और यहां से हाँ A/2 और 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, A साइन थीटा लैम्डा के बराबर आया। या कभी कभी ये एंगल हम देखना चाहते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे, या थीटा ही रहने दे सकते हैं, या टेन थीटा लिख सकते हैं, जो काम पड़े आपका। वो हो जाएगा क्या, λ/a, साइन थीटा टेन थीटा जो भी। यदि आप सेंट्रल ब्राइट के लिए उसका विड्थ देखना चाहें तो ये y कह दें, तो ये y/d हो जाएगा λ/a, ये जो y हो जाएगा d λ/a टाइप हो जाएगा। सेंट्रल ब्राइट का रेडियस, सेंट्रल ब्राइट का रेडियस यदि सर्कुलर स्लिट होता तो, अदरवाइज ये विड्थ डायमीटर, मतलब कह सकते हैं कि ये y यदि चाहिए। आपने पहला डार्क तो किसी तरह एक्सप्लेन कर लिया, सर इसको किसी तरह क्यों कह रहे हो, तो मैंने तो वेक्टर वेक्टर खेला और क्या किया। तो सर आपने ब्राइट क्यों नहीं प्रूफ करने की कोशिश की। अच्छा सोचो, ब्राइट के लिए मुझे क्या करना पड़ता, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और मैंने मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया भी, तो लॉजिक कहाँ जाता सोचो। बहुत छोटा सा वेक्टर है ये, और ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर है, और उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब वेक्टर सम करते जा रहे हो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना भी छोटा सा होगा वो तो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। आप ब्राइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन डार्क एक्सप्लेन हो गया। तो अच्छे अच्छे जो ऑथर्स हैं, इवन नोबेल लॉरेट्स लिखते हैं कि डिफ्रैक्शन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना है नेचर में होने वाला, हम इसको अवेलेबल मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। फेनोमेना तो है, आंखों से दिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यही मेथड परफेक्ट है। ये एक मेथड हुआ जो जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ डार्क होता है। अब ऐसा ही कोई लॉजिक आप कोशिश करो तो, कि स्लिट लाइट आता देखा हमने, ये विड्थ भी है, और आपको करना क्या था, डार्क 2 का पोजीशन डिसाइड करना है। डार्क 1, डार्क 2। तो डार्क 2 का पोजीशन कैसे डिसाइड करोगे भाई? डार्क 2 का पोजीशन कैसे डिसाइड हो पाएगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? मैंने थीटा पोजीशन पे इसे देखा, अरे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 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 ध्यान से सुनिए, ये जो स्लिट है इसके 4 टुकड़े कर दिया हमने, और इस स्लिट के 4 टुकड़े करने का कारण सोचो। इस स्लिट के 4 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा बराबर 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, सारे हैं a/4। और मैंने पेयर में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है, ये यहां से भी लाए और यहां से भी लाए। अब थीटा भी बदल गया, थीटा बढ़ गया और a/4 हो गया, उसके साथ आने वाला प्रोडक्ट, उसके साथ आने वाला जो है वो छोटा हो गया। अब जो नया पाथ डिफरेंस है डेल्टा x2 के लिए, वो कितना दिख रहा है? a/4 sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, फॉर डार्क यहां थीटा बढ़ा और a/4 हो गया, मतलब a/2 से a/4 हो गया, एक कम हुआ, तो दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है ये सेम रह जाए, λ/2। दो टुकड़ों का प्रोडक्ट है ना ये, दोनों में से एक फिक्स रहता और दूसरा बढ़ता, तब तो हम कह देते कि भाई बढ़ गया 3λ/2, लेकिन यहाँ एक बढ़ा और दूसरा घटा, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट λ/2। तो आपके सामने क्या आ गया? a/4 sin थीटा λ/2। a sin थीटा कितना हो गया? 2λ। या sin थीटा देखना पड़े तो 2λ/a, थीटा देखना पड़े 2λ/a। इसमें इसे दो ब्रैकेट में कर ही दो, बाकी थीटा को भी लिखना चाहो तो ओके। फिर से बोलो। अच्छा, तुम किसको क्या करना, मतलब तुम करना क्या चाहते हो? डिस्ट्रक्टिव ना। तो वेक्टर यदि पेयर में होंगे और उनको तुम सम कर करके 0 कर दोगे तो टोटल सम 0 आ सकता है, ये तुम करो। यदि 3 करते तो तुम्हारे क्या पेयर बन पाते सारे पॉइंट्स के? तो क्या कर देंगे कि पेयर बन सकते हैं, इसलिए 4 टुकड़े किए। 2 टुकड़े तो हमने पहले किए थे, पेयर बन गए थे पॉइंट्स के। 3 टुकड़े करते तो पेयर बनता नहीं, 3 टुकड़े करते पेयर नहीं बनता, तो 4 टुकड़े किए हम, 4 टुकड़े किए तो फिर से पेयर पेयर में हमने खत्म कर दिया। अच्छा, तो सोचो ना, यदि मुझे थर्ड डार्क का पोजीशन चाहिए तो क्या करेंगे? कितने टुकड़े करो उसके? तो अब ये तो पक्का है 5 टुकड़े तो नहीं करेंगे, तो कितने कर सकते हैं?
Similarly, for third dark, delta x equals to a by 6 sin theta equals to lambda by 2. A sin theta equals to 3 lambda. For fourth dark, a sin theta equals to 4 lambda. For nth dark, a sin theta equals to n lambda. तो आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का ये जनरल एक फॉर्मूला आपके हाथ लग गया कि a sin थीटा किसके बराबर हो गया, n लैम्डा के बराबर हो गया। आप सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक अंतर यहां देखिए थोड़े ध्यान से। जब S1 S2 होता था तो स्क्रीन पे जो आप लाइट के इंटेंसिटी की बात करते थे, ब्राइट नॉट डार्क, ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट डार्क, इंटेंसिटी की क्या कहानी बनती थी, इंटेंसिटी हर एक डार्क का 0 और हर एक ब्राइट का मैक्सिमम, एक ही जैसा मैक्सिमम आता था। क्या ऐसा होता था कि दूर जाते थे और मैक्सिमम कम हो जाता था? ब्राइटनेस जो है, इंटेंसिटी एक जैसी दिखती थी। ये डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न, YDS। लेकिन जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं, जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं तो स्क्रीन पे जो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट डार्क, इनमें इनके जो इंटेंसिटी का बनता है ग्राफ, जहां हम इंटेंसिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और उसके आगे बढ़ते हैं इनकी ब्राइटनेस कम होती चली जाती है जैसे जैसे दूर है। ये अंतर है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न और YDSC। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक में आपने क्या देखा, इंटेंसिटी हर एक जगह एक जैसा, याद करिए ना, मैक्सिमम का लिखते थे 4i, हर एक मैक्सिमम का 4 है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ये जहां तक मुझे एक डाटा याद आ रहा है, लगभग में कुछ जैसे दूर हटते जाते हैं, यदि ये I0 है, ये I0/22 और अगला I0/64 या 63 टाइप हो जाता है, लेकिन इसके वैल्यूज आपके डेरिवेशंस आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है। तो केवल ये है कि इंटेंसिटी कम हो रहा है, ये तो दिख जाता है। इंटेंसिटी जो हम देखा करते थे हर एक ब्राइट का एक जैसा होता था, YDSC में हर एक जगह इंटेंसिटी एक जैसा होता था, I0 मैक्सिमम का। लेकिन यहाँ जो मैक्सिमम होगा ना, स्लिट से जैसे दूर हटेंगे कम होती जाएगी इंटेंसिटी। तो जैसे आपको YDSC में मैंने ब्राइट डार्क के पोजीशन सेट करवा दिया, β/2 पे डार्क, बीटा पे ब्राइट,
3 बीटा बाई 2 पे डार्क, 2 बीटा पे ब्राइट, 1.5 बीटा पे डार्क, 2 बीटा पे ब्राइट, 2.5 बीटा पे डार्क, 3 बीटा पे ब्राइट। लेकिन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में अभी आपने याद तो किया नहीं, तो मुझे ये बताइए कैसे डिसाइड करेंगे डार्क 1, डार्क 2, डार्क 3 का पोजीशन। सोचिएगा थोड़ा, ये θ1, ये θ2, ये θ3, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। पोजीशंस के लिए बताइए क्या लिखते थे, sin θ1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए, sin θ2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ए, sin θ3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई ए। या बहुत अप्रोक्सीमेशन की बात तो सोचूं, θ1, θ2, θ3 किसके बराबर, इस तरह से। अच्छा ये देखिएगा क्या है, पोजीशन फॉर डार्क, ये सारे पोजीशन है डार्क के। आप मुझे ये बताइए, दो डार्क के बीच में क्या होना चाहिए, ब्राइट 1 के लिए बताइए तो थीटा क्या हो जाएगा। तो एक काम करो ना, θ1 प्लस θ2 बाई 2, डार्क के जो दो हैं उनका एवरेज ले लो। यदि यहां पर देखते हैं ब्राइट 2, तो उसका थीटा डैश क्या हो जाएगा, θ2 प्लस θ3 बाई 2। तो क्या आपको अब ब्राइट के पोजीशन बताने का टेक्निक समझ में आ गया। यदि आपने मैथमेटिकली कोशिश की डार्क का पोजीशन दिख गया, और डार्क का पोजीशन यदि दिख गया उसमें कंफर्टेबल हो गए, सर ऐसे कैसे कंफर्टेबल हो जाएंगे, अरे भाई ले देखिए, एक तो फॉर्मूला है फॉर डार्क ए साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। पहला डार्क 1 लैम्डा, दूसरा डार्क 2 लैम्डा, तीसरा डार्क 3 लैम्डा, चौथा डार्क 4 लैम्डा, साइन थीटा हो गया n लैम्डा बाई। तो आपको जब थीटा दिख रहा है n लैम्डा बाई, और अगला होगा n प्लस 1 लैम्डा बाई, तो उनका एवरेज लोगे तो क्या होगा, तो वो दे देगा ब्राइट वाले का पोजीशन। तो मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में जा तो रहा नहीं, मुझे जब पता है डार्क, तो मुझसे जब ब्राइट पूछेगा तो मैं एवरेज लेके काम कर लूंगा। ब्राइट प्रूफ मत करने लगिएगा, ध्यान रखिएगा, ब्राइट प्रूफ नहीं करना है आपको, ऐसे ही डिसाइड कर लेना है कि दो डार्क के बीच में ब्राइट है। और ये जो पैटर्न होता है इसके लिए थीटा बड़ा छोटा आपको मिलेगा, थीटा यदि छोटा मिल रहा है तो अप्रॉक्सीमेशन आपके वैलिड रहेंगे, मिल जाएगा पोजीशन ब्राइट। यहां जो डिफ्रैक्शन होता देखते हैं, इसके लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो स्लिट का साइज हो या ऑब्स्टेकल का साइज हो, वो इंसिडेंट वेव के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। कंपेरेबल हो का मतलब आधा, दुगना, एक तिहाई, मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ है 1 माइक्रोमीटर और ऑब्स्टेकल का जो आपने जो ये विड्थ लिया मान लो 1 किलोमीटर, तो फिर वो इंटरफेरेंस पैटर्न पॉसिबल ही नहीं। वो माइक्रोमीटर है तो उसी के डबल माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर ऐसा कुछ हो तो चले। जैसे साउंड होता है उसका वेवलेंथ बड़ा है, जनरली देखेंगे 330 मीटर मान लो पर सेकंड आपने वेलोसिटी देखा, अब और फ्रीक्वेंसी भी मान लो 330 हो गया, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर के ऑब्स्टेकल पे भी वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करेगा, बेंडिंग शो करेगा। सोचो ना, यही फ्रीक्वेंसी और थोड़ा बड़ा ले लो या और थोड़ा छोटा कर दे,
तो होता क्या है, साउंड बिल्डिंग के भी किनारे से बेंड कर पाती है, लेकिन लाइट में ऐसा फील आप नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, सो 1000 एंगस्ट्रॉम मतलब वो 10⁻⁻6 के ऑर्डर का है ना, 10⁻⁻6 10⁻⁻7, तो मतलब बहुत छोटा उसके लिए ऑब्स्टेकल चाहिए। तो आपने यहाँ एक और पॉइंट सेट किया दिमाग में कि फॉर डिफ्रैक्शन साइज ऑफ स्लिट और obstacle must be comparable with wavelength of the wave। ये कंडीशन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है। यहाँ पर कोहेरेंट वर्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ तो एक ही सोर्स ले रहे हैं, मतलब कहने के लिए एक ही स्लिट और मतलब एक ही वेव फ्रंट के आपने बांट दिए इनफाइनाइट टुकड़े। तो दो वेव सोर्स लेकर के इंटरफेरेंस हम लोग देखते हैं और वही मुश्किल से समझ में आता है। इनफाइनाइट सोर्स लेके इंटरफेरेंस तो ऑब्वियस है कि डिफिकल्ट हो। फिर भी एक तरीका हमारे पास आ गया सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने का। फॉर डिफ्रैक्शन या फॉर साइज ऑफ स्लिट और ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपेरेबल विथ वेवलेंथ ऑफ द वेव। जबकि रे ऑप्टिक्स के लिए कोई ऐसा कंडीशन, ये रे ऑप्टिक्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ये वेव ऑप्टिक्स में ये कंडीशन है। रे ऑप्टिक्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया। डिफ्रैक्शन में मुझे इतना ही इंफॉर्मेशन आपको देना था। अब क्वेश्चन बनाएंगे, उसके साथ आप यदि थोड़ा इंप्रूव करते हैं तो। यहाँ नेक्स्ट टर्न एक लिख रहा हूं, पोलराइजेशन। इसके लिए पहले देखिए अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट किससे बना है? तो लाइट बना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। मींस यदि हम कहते हैं वेव, तो वेव में तो डिस्टरबेंस प्रोपगेट करता है और मीडियम के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते हैं, y इक्वल्स टू sin ओमेगा t माइनस k। लेकिन जब आप कहते हैं लाइट, तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है एक ही फेज में। एक साइन का होगा तो दूसरा भी साइन का होगा, एक कॉस का होगा तो दूसरा भी कॉस का होगा। फंक्शन एक साथ ई भी मैक्सिमम होगा, एक साथ बी भी मैक्सिमम होगा, फिर ये घटेगा। ह्यूमन आई किसके लिए सेंसिटिव है? ह्यूमन आई इज सेंसिटिव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रेजेंट इन लाइट वेव। Human eye is sensitive for electric field vector present in light wave।
तो लाइट के मोस्ट ऑफ द टाइम जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मेट, क्योंकि हम ह्यूमन आई इससे रिलेटेड है, तो ह्यूमन आई सेंसिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक तो आपने लाइट वेव का इक्वेशन देखा, फिर आपने ये आइडिया कलेक्ट कर लिया, अब सोचिए और मुझे बताइए, स्टैंडर्ड आइडिया तो यही था ना कि पानी में कंकर गिराते थे और मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता था अप एंड डाउन, जब उस पे वेव जाता देखते थे। ये तो प्रॉपर हुआ, ये तो ऑर्गेनाइज्ड हुआ, ये तो परफेक्ट हुआ। लेकिन होता ऐसा है कि यदि आप सन रेज की बात करें तो जिस डायरेक्शन में ये रेज जा रही है उस रे के जाने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। और यदि ऐसा हो जाए कि हम इनका ऑसिलेशन किसी एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दें, ये पोलराइज्ड कहलाने लगेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आइडियल क्या होता? आइडियल होता कि एक पर्टिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता। लेकिन जो सनरेज हम देखते हैं या कोई भी रेज, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हर एक डायरेक्शन में है, लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा। तो उसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। और यदि किसी तरह से उनका ऑसिलेशन किसी एक प्लेन में हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। सोचो, एक एलिमेंट है जो लाइट रे के अनपोलराइज्ड लाइट रे को पोलराइज्ड लाइट रे में बदल दे रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं पोलराइजर। तो एक टर्म यहां आ गया, और पोलराइजर converts unpolarized light of intensity I naught into polarized light of intensity I naught by 2. पोलराइजर क्या करता है? पोलराइजर कन्वर्ट्स अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट इनटू पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट बाई 2। पोलराइजर का ये काम, ठीक। अब अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का एक और तरीका है कि आपने रे जाते देखा इधर, तो एक डॉट दे देते हैं। डॉट दिखाता है स्क्रीन जो है आपका, उसके या पेज है कॉपी का, उसके अप एंड डाउन ऑसिलेशन, और एक ये लाइन खींच देते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? अनपोलराइज्ड लाइट को। तो जब आप पोलराइज्ड लाइट बनाएंगे तो पोलराइज्ड लाइट के दो पॉसिबिलिटी बनेगा। एक, या तो केवल ये लाइन रहने दो,
या एक केवल ये लाइन ये डॉट रहने दो। यदि केवल डॉट है, इसका मतलब अप एंड डाउन ऑसिलेशन है इस स्क्रीन वाले प्लेन के। और यदि आपने दिखा दिया है कि वाई एक्सिस की तरफ एरो, इसका मतलब वाई में ऑसिलेशन है। तो पोलराइज्ड लाइट दिखाने के दो तरीके, डॉट दे दो या केवल एक लाइन। और अनपोलराइज्ड लाइट दिखाने का क्या है, डॉट और एरो वाले लाइन दोनों एक साथ यदि प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा अनपोलराइज्ड लाइट। और लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में जनरली लाइट सोर्स से आने वाले रेज में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है। यहां एक पॉइंट और मेंशन कर लो, we cannot differentiate between polarized and unpolarized light by our eyes। मतलब अपने आंखों से हम अंतर नहीं कर सकते। हाँ, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं अंतर, आंखों से अंतर नहीं कर सकते अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट के बीच। तो कहानी फिर क्या बनी, यहां देखिए पोलराइजर के लिए ऐसा हम लोग एक क्रिस्टल जनरली यूज करते हैं, इस पे भी बहुत सी कहानी है, फिलहाल ये है पोलराइजर। और इसमें जो ये लाइन है इसे क्या कहते हैं, पोलराइजिंग एक्सिस। आप यदि इधर देख रहे हैं हर एक तरह का ऑसिलेशन, तो इधर जो लाइट आएगा उसमें केवल पोलराइजिंग एक्सिस के पैरेलल ऑसिलेशन बचेगा। कहीं ये आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। मतलब ये था आई नॉट इंटेंसिटी और यहां हो गया इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2। ये है अनपोलराइज्ड और ये है पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड लाइट में एक कहानी है, ये क्या कहता है कि ये पोलराइज्ड लाइट और यहां ये एक्सेस से इससे थीटा एंगल पर हमने पोलराइजिंग एक्सिस देखा पोलराइजर का। ध्यान से देखिएगा, पोलराइजर का कितने एंगल पे देख रहे हैं, थोड़ा सा टिल्टेड। तो यदि ये है आई इंटेंसिटी, इसे कहते हैं यदि आई, तो दूसरी तरफ ऐसे आ जाएगा इंटेंसिटी आई कॉस स्क्वायर थीटा। ये किस में रिलेशन बता रहा है, पोलराइज्ड से पोलराइज्ड के बीच। पोलराइज्ड, और इसे हम कहते हैं इसके लिए हम नाम दे रहे हैं मेलस लॉ। ये क्या कह रहा है,
अनपोलराइज्ड के लिए ये लॉ नहीं है। यदि अनपोलराइज्ड होता, ध्यान दीजिएगा, ये अलग। सोचो, यदि एक अनपोलराइज्ड लाइट होता और उसके लिए यदि पोलराइजर ऐसे रखा गया होता, तो बताइए तो क्या यहां मेलस लॉ लगाओगे? यदि ये आई नॉट इंटेंसिटी है तो दूसरी तरफ पोलराइजर के एक्सिस के पैरेलल वाला केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता और इसका इंटेंसिटी हो जाता आई नॉट बाई 2। तो यहाँ ये अनपोलराइज्ड है, तो सामने वाला पोलराइजर किसी भी एंगल पे हो, उससे जो लाइट निकल के आएगा वो पोलराइज्ड हो जाएगा, लेकिन आई नॉट बाई 2 ही होगा। वहां कोई कॉस थीटा वॉस थीटा नहीं आने जा रहा। वो तब आता है जब पोलराइज्ड लाइट गुजरे। तो ये चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट अंतर नहीं कर पाते। और अब मुझे बताइए, मेलस लॉ में कोई कंफ्यूजन? और ऐसे यदि कई आते जाएंगे ना, मान लो अब इस थीटा से भी आगे आप चले गए, यहां ये लाइन था, इससे थीटा था, और उससे फिर फाई एंगल पे चले गए, फाई एंगल पे, वो थीटा वाले से भी आगे 3D में ये रोटेशन चल रहा है। तो अब जो आने वाला होगा वो कितना हो जाएगा? आई कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले है, कॉस स्क्वायर फाई उसके साथ चला आएगा। यदि आप एक पोलराइज्ड लाइट के सामने में 90 डिग्री पे पोलराइजर लगाएंगे एक्सेस, तो 0 हो जाएगा। लेकिन यदि 45 डिग्री पे दो पोलराइजर लगा देंगे तो 0 नहीं होगा। आई कॉस स्क्वायर 45, फिर उसका कॉस स्क्वायर 45, आई बाई 4 हो जाएगा। क्या ये आइडिया समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो ये अपने पास आ गया कौन सा? पोलराइजर से रिलेटेड मेलस लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, 5 स्टार कर दो। ओके, 5 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पेज, इनसे क्वेश्चन दिखता है सीधे। अब 2 पोलराइजर लगाए कि 10 लगाए, आप आराम से चलो, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, गारंटी मैं देता हूं। और एक है ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन, कि यदि कभी किसी अनपोलराइज्ड लाइट आए किसी सरफेस पे और वहां 2 घटनाएं होते दिख रहा है आपको, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो देखा यह जाता है यदि इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड मिलता है, पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे, व्हेन ये कंडीशन सामने 90 डिग्री जब बनेगा। और उस केस में थीटा पी इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल। और देखिए यहां क्या लिखेंगे, ये थीटा पी तो ये भी थीटा पी, रिफ्लेक्शन के लॉ से। यहां 90 माइनस थीटा पी, यहां थीटा पी, यहां 90 माइनस थीटा पी, और स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। स्नेल्स लॉ क्या कह देता है? 1 इंटू साइन थीटा पी
इक्वल्स टू म्यू इनटू साइन 90 माइनस थीटा पी। तो म्यू किसके बराबर हो गया? tan थीटा पी के। क्या ये आइडिया समझ में आया? तो ब्रूस्टर्स एंगल के लिए थीटा पी किसके बराबर का हो गया? tan इनवर्स म्यू। तो इसके लिए भी इसको 3 स्टार दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में ये भी डाल दो। कठिन काम तो नहीं है ये। ऐसा कब हो रहा है? जब 90 डिग्री एंगल बनता दिखे आपके रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, सिर्फ और सिर्फ तब ऐसा होता है। और केवल रिफ्लेक्टेड रे आपको पोलराइज्ड मिलता है, रिफ्रैक्टेड रे को पोलराइज्ड नहीं कह सकते। पार्शियली पोलराइज्ड कुछ किताब लिख देता है, लेकिन हमारी खास काम का नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एंगल, जैसे ही कहे tan थीटा व्यू, सीधे सीधे, और आपका पोलराइजेशन हो गया कम। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ईएम वेव के बारे में बात करते हैं। अब आप पोलराइजेशन के क्वेश्चंस और ये मालूस लॉ वाले, मेलस लॉ वाले ट्राई कर सकते हैं, बड़े आराम से बनेगा। ठीक है, थैंक यू।